हेलो गाइज, वेलकम। आज हम पढ़ने वाले हैं जॉन मिल्टन को। जॉन मिल्टन के दो पोइटिक वर्क जो हैं वो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। एक तो एक सोनेट लगी हुई है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और एक वर्क जो है वो पैराडाइज लॉस्ट की पहली बुक की जो पहली 26 लाइनें हैं वो आपके सिलेबस में लगी हुई हैं। तो आपको पूरा पैराडाइज लॉस्ट नहीं पढ़ना है, सिर्फ स्टार्टिंग की 26 लाइन्स ही पढ़नी है। जॉन मिल्टन को हम कैसे कवर करने वाले हैं, पहली चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हमने शेक्सपियर को भी बिल्कुल डिटेल में पढ़ा था और जॉन मिल्टन को भी ठीक वैसे ही पढ़ेंगे। एक एक चीज़ को हम कवर करेंगे, सिर्फ चीज़ों को सरफेस लेवल पे नहीं करना है, ठीक है। डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे इस वीडियो में, पहले तो मैं आपको वो बताऊंगा। सबसे पहले तो हम जॉन मिल्टन की डिटेल्ड बायोग्राफी जो है वो स्टडी करेंगे अच्छे से। बायोग्राफी पढ़ने के बाद एक बार जो इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स की लिस्ट है उस पर हम नज़र मार लेंगे। उसके बाद जो वर्क हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, कौन सा वर्क लगा हुआ है, पहला वर्क जो लगा हुआ है वो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये एक सोनेट है। कैसे स्टडी करेंगे, सबसे पहले उसका बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद उसकी सेंट्रल आइडिया क्या है, मतलब उसका थीम क्या है उस वर्क का। उसके बाद उसकी समरी को पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। पूरी सोनेट में जो 14 लाइन्स है, एक एक लाइन का विद मीनिंग हम देखेंगे कि क्या लाइन कह रही है, जिससे आपको सोनेट पूरी तरह से याद हो जाएगी, आपको रटने की जरूरत नहीं रह जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई हैं, बहुत ही अच्छे से डिटेल में एकदम देखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे कि सोनेट का क्या स्ट्रक्चर और क्या फॉर्म रही है, ठीक है, इसको भी अच्छे से करेंगे। सोनेट जो थी वो क्यों फेमस थी, इसको भी देखेंगे। और उसके बाद अगला वर्क पढ़ेंगे सिमिलर मैनर में, ऐसे ही इसको हम पढ़ेंगे। पैराडाइज लॉस्ट की पहली 26 लाइन्स, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया, थीम, क्या डिवाइसेस यूज की गई हैं, ठीक है। ये सारा देखने के बाद हम करेंगे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज जो हैं वो इनकी लाइफ और इनके वर्क्स पे बेस्ड होंगे और अराउंड 100+ एमसीक्यूज हम करेंगे। जैसे हमने शेक्सपियर के 90+ एमसीक्यूज जो है वो कवर किए थे, जो 2 सोनेट थी, ड्रामा नहीं, सिर्फ जो 2 सोनेट हमने पढ़ी थी, और इसके अलावा जो उनकी लाइफ, उस पर हमने सिर्फ 90+ एमसीक्यूज किए थे। इसके अलावा जो ड्रामाज लगे हुए हैं उसको हम अलग से कवर करेंगे, ओके। तो इस तरह से हम पूरा ऑथर जो है वो जॉन मिल्टन पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कुछ भी पेड नहीं है, सब कुछ फ्री है, और आपको फ्री में इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं। आपके पैसे बचेंगे, यही कंटेंट आपको लोग पैसे देकर बेच रहे हैं। तो अगर आप फ्री में ये सारी क्लासेस लेना चाहते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा यहीं यूट्यूब पे, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। वीडियोज एकदम से मैं नहीं अपलोड कर सकता, मुझे बनानी पड़ती हैं, तो धीरे धीरे करके एक एक दिन छोड़ के ऐसे करके ये वीडियोज आपके पास आती रहेंगी, ओके। तो चलिए, अब ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ मैं वैसे क्लासेस में, शुरू करते हैं जॉन मिल्टन को। तो सबसे पहले देखते हैं जॉन मिल्टन जो थे वो पैदा हुए थे जैकोबियन एज में, ठीक है। अब ये जैकोबियन एज क्या है, सबको पता है एलिजाबेथन एज वही थी 1558 से लेके 1603 तक। अब 1603 में हुआ क्या, क्वीन एलिजाबेथ जो थी उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो थ्रोन पे आए वो कौन है, जेम्स फर्स्ट, और जेम्स फर्स्ट ने रूल किया है 1625 तक। तो 1603 से 25 तक की जो एज है उसको हम जैकोबियन एज बोलते हैं। अच्छा, जो शेक्सपियर थे वो, उनकी डेथ कब हुई थी, 1616 में, मतलब इनकी डेथ से पहले ही जॉन मिल्टन का जन्म हो गया था। तो ये तो क्लियर है। तो सबसे पहले जो इनकी बर्थ डेट है वो कब है, दिसंबर 9, 1608। कहाँ पैदा हुए थे, ब्रैड स्ट्रीट, लंदन, इंग्लैंड। इनके जो फादर थे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी थे। जॉन मिल्टन सीनियर इनका नाम है, इनका नाम भी जॉन मिल्टन ही है। ये एक स्क्रिवेनर थे और कंपोजर ऑफ म्यूजिक थे। स्क्रिवेनर बेसिकली एक क्लैरिकल पोस्ट होती है, और आज के टाइम में जो नोटरी होता है वो लगभग इसी के इक्विवेलेंट पोस्ट है, ओके। तो इनके फादर जो थे जॉन मिल्टन, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। वैसे कोई काम की चीज़ नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है तो जान लीजिए। जॉन मिल्टन के फादर जो थे वो बड़े उसूलों वाले आदमी थे। और हुआ क्या था, जैसे कि आप जानते हो क्रिश्चियनिटी में 2 सेक्ट हैं, एक तो प्रोटेस्टेंट है, एक कैथोलिक है। हुआ क्या था, इंग्लैंड में एक मूवमेंट हुआ था, जैसे वेनिसा हुआ था वैसे ही एक मूवमेंट आपने पढ़ा होगा अगर आप लोग लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, रिफॉर्मेशन, ठीक है। इस मूवमेंट में क्या हुआ था, ये एलिजाबेथन एज से पहले की बात है। रिफॉर्मेशन में रिफॉर्म किए गए थे बहुत सारे सोसाइटी में, रिलीजन में, कल्चर में, और उसी समय एक नया सेक्ट उभर के आया जिनको बोला गया प्रोटेस्टेंट। रोमन कैथोलिक्स में बहुत सारी बुराइयां थी, ऐसा प्रोटेस्टेंट मानते हैं, और उन्होंने उन बुराइयों को दूर करके एक क्रिश्चियनिटी का नया सेक्ट लाया
प्रोटेस्टेंट। ओके, उनका मानना था कि रोमन कैथोलिक जो चर्च था उसमें जो जो बुराइयां थी उसकी कुछ बुराइयां अभी भी प्रोटेस्टेंट सेक्ट में भी हैं, इनको भी खत्म करने की जरूरत है। तो एक नई शाखा उभर के आई और इनको बोला गया प्योरिटन। हालांकि सोसाइटी को इन प्योरिटन से बहुत ज़्यादा सिंपैथी थी नहीं, ठीक है, और खासकर प्रोटेस्टेंट जो थे वो भी इनके अगेंस्ट थे और रोमन कैथोलिक वो भी इनके अगेंस्ट थे। तो प्योरिटन्स जो थे वो एक तरह से सोसाइटी में अकेले से पड़ गए थे। तो इनके जो जॉन मिल्टन जो सीनियर थे, इन्होंने क्या किया, बहुत ही अच्छे घर के थे, बहुत ही वेल्दी घर के थे, लेकिन इन्होंने अपनी पिता की बिल के अगेंस्ट जाके ये जो प्योरिटन मूवमेंट था इसको ज्वाइन कर लिया। और जब इन्होंने ये ज्वाइन किया तो इनके फादर ने इनको क्या कर दिया, निकाल दिया, और इन्हें उनकी प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा नहीं मिला, ये जानते हुए भी कि मेरे पिता जो हैं, इनके पिता जो थे वो थे रोमन कैथोलिक। तो उस समय जो इंग्लैंड में रिलीजन एक बहुत बड़ी चीज़ थी, अब तो इतना नहीं है, अब तो थोड़ा सा लोग लिबरल लोग हैं, लेकिन उस समय बहुत बड़ी चीज़ थी। और जब इन्होंने ज्वाइन किया था प्योरिटन तो इनके पिता ने इन्हें आउटकास्ट कर दिया अपने फैमिली से, और उसके बाद इन्होंने जो किया अपने दम पे किया। तो इतने उसूलों वाले आदमी थे ये कि इन्हें पता था इनके पिता इतनी सारी धन दौलत प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, फिर भी इन्होंने ज्वाइन किया। तो सोचो कितने सिद्धांतों के पक्के आदमी रहे होंगे, इसीलिए मैंने इनके बारे में आपको बताया। चलिए आगे देखते हैं इनकी मदर के बारे में। इनकी मदर का नाम था सारा जेफरी, और ये भी एक बहुत ही रिलीजियस लेडी थी, ठीक है, कौन, सारा जेफरी। आगे देखते हैं। मिल्टन वॉज रेज्ड इन अ प्रॉस्पेरस एजुकेटेड हाउस होल्ड। हिज फादर, though a devout Protestant, was disinherited for converting from Catholicism। का उनकी जो फैमिली थी वो रोमन कैथोलिक थी और ये जो थे वो क्या थे, प्रोटेस्टेंट बन गए, और बाद में प्योरिटन मूवमेंट इन्होंने ज्वाइन कर लिया। दिस रिलीजियस एंड इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड डीपली इन्फ्लुएंस्ड मिल्टन्स वर्ल्ड व्यू। अब जो मिल्टन इस घर में पैदा हुए थे, उनके जो पिता थे इतने सिद्धांतों वाले आदमी, मदर जो थी इनकी इतनी पायस लेडी, तो मिल्टन पे भी वैसा ही प्रभाव पड़ा। आगे देखते हैं। एजुकेशन इनकी जो हुई थी वो हुई थी सेंट पॉल्स स्कूल लंदन में। रिसीव्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन लैटिन, ग्रीक एंड क्लासिकल लिटरेचर। इसके बाद सेंट पॉल स्कूल में ये एजुकेटेड हुए थे। उसके बाद इन्होंने अटेंड किया क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। यहाँ पे इन्होंने अपनी BA MA की डिग्री और यूनिवर्सिटी से 1632 में विड्रॉ कर लिया अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद। अच्छा, ये क्लासिकल लिटरेचर, बाइबल और रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट था उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे और बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा इनके जीवन पे इन चीज़ों का, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनको द लेडी ऑफ द क्राइस्ट नाम से जाना जाता था क्योंकि इनकी जो अपीयरेंस थी, ये दिखने में जो थे वो बहुत ही फेयर कॉम्प्लेक्सन था इनका, रेड हेयर थे इनके, इस तरह इन्हें द लेडी ऑफ द क्राइस्ट इसी कारण इन्हें बोला जाता था। इनिशियली हैड कन्फ्लिक्ट्स विद हिज ट्यूटर बट कंप्लीटेड हिज डिग्री सक्सेसफुली। इनिशियली क्या हुआ, इनके अपने ट्यूटर्स के साथ कन्फ्लिक्ट रहे, लेकिन फाइनली इन्होंने अपनी डिग्री जो थी वो कंप्लीट कर ली। अच्छा, अपने कैम्ब्रिज ईयर्स के दौरान इन्होंने लैटिन और इंग्लिश पोएम्स लिखी थी, और इसमें एक पोएम जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई जिसका नाम था ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ये इन्होंने 1629 में लिखी थी और क्रिसमस डे के दिन ही इन्होंने लिखी थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। ही वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज, स्कॉलरली डिसिप्लिन एंड डीप रिलीजियस कन्विक्शन। आगे देखते हैं। हॉटन पीरियड जो है, हॉटन पीरियड बेसिकली क्या है, ये अच्छा सा लंबा पीरियड है 1632 से 1638 को। इनके करियर को ऐसे पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। जब इनकी कैम्ब्रिज एजुकेशन जो थी वो पूरी हो गई तो मिल्टन ने अपनी जिंदगी के 6 ईयर जो थे वो हॉटन बकिंगमशायर में बिताए थे, और इस टाइम के दौरान इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, क्लासिकल लिटरेचर की, लैटिन की, बाइबल वगैरह, ये सब इतना ज़्यादा पढ़े, और जो इनकी अगली पोइट्री है उसमें इसकी झलक भी दिखती है जो इन्होंने पढ़ाई की, ठीक है। इस दौरान कुछ पोएम्स आई थी, कुछ वर्क्स आए थे। एक आया था एल एलिग्रो इल पेंसरेसो, बहुत ही फेमस है ये। इनको ट्विन पोएम्स भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है हैप्पी मैन, इसका मतलब होता है मेलनकॉली मैन, ठीक है। तो ये सेलिब्रेशन है चीयरफुल और कंटेम्पलेटिव लाइफ का। इसके बाद कॉमर्स आया था, ये एक तरीके का मास्क था जो एम्फेसाइज कर रहा है चेस्टिटी और वर्च्यू पे। लाइसीडास आया था, बहुत ही फेमस पेस्टोरल एलिजी है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एलिजी इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये अपनी फ्रेंड की डेथ पे मोन कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। और इनका जो फ्रेंड था उसका क्या नाम था, एडवर्ड किंग। आगे देखते हैं। इसके बाद हॉटन पीरियड के बाद इन्होंने टूर स्टार्ट किया, यूरोपियन टूर। ये गए बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में, फ्रांस में गए, इटली में गए,
और जब ये इतनी सारी जगह गए तो बहुत सारे लोगों से मिले भी, और इनके दिमाग में बड़ा उथल पुथल चल रही थी उस समय। इनका ये था कि मुझे कुछ बढ़िया सा लिखना है, कुछ एपिक लिखना है अच्छा सा, जो लिटरेचर में बिल्कुल आने वाले टाइम तक दर्ज हो जाए, लोग उसे सालों साल पढ़े। ऐसा कुछ इनके दिमाग में, ऐसे आइडियाज उस समय चल रहे थे। ठीक है, तो ये ग्रोटियस से मिले, एक एग्जाइल डच स्कॉलर था पेरिस में। इसके अलावा गैलीलियो से मिले। गैलीलियो उस समय कैद में थे फ्लोरेंस इटली में। ठीक है, तो जब ये कैद में थे, आप सबको पता है गैलीलियो को बंदी बना लिया गया था। ठीक है, जो उन्होंने अपने साइंटिफिक व्यूज रखे थे उसके कारण उन्हें उस समय चर्च ने सोचा कि ये जो बातें कर रहा है ये पागल आदमी है और ये चर्च के अगेंस्ट बात कर रहा है, तो गैलीलियो को उस समय बंदी बना लिया गया था। और उसी दौरान जो है वो जॉन मिल्टन इनसे मिले थे। अच्छा, गैलीलियो का ये रेफरेंस भी देते हैं अपनी बुक पैराडाइज लॉस्ट में। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि किसका रेफरेंस दिया गया है पैराडाइज लॉस्ट में। आपको 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो गैलीलियो का नाम आप ध्यान रखेंगे। ही रिटर्न अर्ली ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ द इंग्लिश सिविल वॉर। अब हुआ क्या, इनके दिमाग में इतने सारे विजन थे, इतना सारा कुछ करना था, इसीलिए ये निकले थे यूरोप घूमने। लेकिन हुआ क्या, बीच में इंग्लैंड में सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर ऐसे हुआ, जब जेम्स फर्स्ट हटा तो उसके बाद अगला जो राजा बना चार्ल्स फर्स्ट, और वहां से एज जो स्टार्ट होती है वो कैरोलिन एज स्टार्ट होती है। ओके, अब ये चार्ल्स फर्स्ट जो था वो मोनार्क था, सारे मोनार्की थे अभी तक। लेकिन इंग्लैंड में उस तरह का वातावरण बन रहा था कि अब मोनार्की नहीं चाहिए। ठीक है, अब मोनार्की नहीं चाहिए, अब बेसिकली एक ऐसा शासन होना चाहिए। एक तरह से पार्लियामेंट जो था, पार्लियामेंट का कंसेप्ट जो था वो इंट्रोड्यूस किया जाना था इंग्लैंड में। अब जो राजा होगा वो क्यों चाहेगा कि मुझे हटा दो। तो इस तरह का कन्फ्लिक्ट जो था उस समय इंग्लैंड में चल रहा था, और ये इतना बढ़ गया कि सिविल वॉर इंग्लैंड में स्टार्ट हो गया। ठीक है, पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबी कहानी है ये और आपके काम की नहीं है। तो हुआ क्या, अब जॉन मिल्टन देखो, इन्हें इतना कुछ करना था। अब ये सोच रहे हैं कि यार मैं बाहर घूम रहा हूँ, मेरी कंट्री में इतना कुछ चल रहा है, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। ये चले गए अपने देश, अपना यूरोपियन टूर वगैरह सब छोड़ के ये वापस इंग्लैंड चले गए। अब हुआ क्या, 1639 से 1642 तक इन्होंने एक वर्क जो था वो लिखना स्टार्ट किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, एडम अनपैराडाइज्ड। ओके, और इस प्रोजेक्ट को इन्होंने अबांडन कर दिया, छोड़ दिया। अब हुआ क्या, ये पीरियड देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 साल का लंबा टाइम पीरियड है, सिविल वॉर और कॉमनवेल्थ पीरियड इसको बोलते हैं। मिल्टन ने सब कुछ छोड़ छाड़ के, जो वो पोइट्री वगैरह सब लिख रहे थे, जो एपिक प्लान किया था, उस सब को छोड़ के वो पढ़ गए पॉलिटिक्स और रिलीजियस डिबेट्स में। और इन्होंने इतने पैम्पलेट लिखे, ये पैम्पलेटियर बन गए, बहुत सारे पैम्पलेट लिखे, हर टॉपिक पे लिखे। ठीक है, वोट न्यूमेरस पॉलिटिकल रिलीजियस पैम्पलेट्स डिफेंडिंग प्यूरिटन आइडियल्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एंटी मोनार्किस्ट बिलीफ। ठीक है, प्यूरिटन आइडियल्स को प्रमोट किया, फ्रीडम ऑफ प्रेस को प्रमोट किया, और होनी भी चाहिए फ्रीडम ऑफ प्रेस। और इसके अलावा जो मोनार्की है उसके अगेंस्ट इन्होंने लिखा। अब इनके जो मेजर पॉलिटिकल वर्क है उनकी एक बार बात कर लेते हैं। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरियोपेजेट का, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड है, 1644 में आया था। द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स, ये आया था 1649 में। इस वर्क ने चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, उसको जस्टिफाई किया है। इसके अलावा एक और वर्क आया है आइकनोक्लास्टिस, ये भी एक रॉयलिस्ट प्रोपेगेंडा चल रहा था। इस वर्क के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, इसका मीनिंग पूछ लेते हैं। इसका मीनिंग होता है इमेज ब्रेकर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जब कहानी की तरह पढ़ोगे ना तब ध्यान रहेंगी। अब ऐसे याद करोगे आइकनोक्लास्टिस ये क्या आफत है तो नहीं याद रहेगा। मैं इसके पीछे की हिस्ट्री बताता हूँ आपको। हुआ क्या था, उस टाइम एक वर्क आया था, ये जब चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट किया गया था, तो चार्ल्स फर्स्ट के जितने भी सिंपैथाइजर्स थे, जब चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट किया गया था तो इनके जितने भी सिंपैथाइजर्स थे, इन्होंने क्या किया, एक प्रोपेगेंडा शुरू किया कि इतना अच्छा राजा उसको लटका दिया। एक होता है ना उसके पक्ष में जो नैरेटिव स्टार्ट किया, जैसे आजकल भी होता है कि अगर मीडिया एक बात कहने लगे बहुत सारी और अगेंस्ट में कुछ बताए ना, तो आप तो जो देख रहे हो सुन रहे हो उस पर विश्वास करोगे। तो उस समय भी ऐसा ही एक प्रोपेगेंडा चला और लोग जो थे वो भावनाओं में बह गए। उन्हें एक्चुअली वाकई में चार्ल्स फर्स्ट से सिंपैथी हो गई कि बेचारा अच्छा खासा राजा था, उसको टांग दिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ एक वर्क आया था, उस वर्क का एग्जैक्टली अभी मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, उस प्रोपेगेंडा को तोड़ने के लिए जो इमेज बनी थी, वैसे तो इसका मतलब होता है, अगर आप लिटरल मीनिंग देखो तो जो आइडल वगैरह, जो मूर्तियां वगैरह या इमेज वगैरह जो तोड़ता है उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो चार्ल्स फर्स्ट की इमेज, आइडियल इमेज पब्लिक में क्रिएट की जा रही थी, उसको ब्रेक करने के लिए इन्होंने ये वर्क लिखा। उस प्रोपेगेंडा को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने ये
वर्क लिखा था। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट। लैटिन सेक्रेटरी बने जब कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट आई अंडर ओलिवर क्रॉमवेल, तो उसके ये लैटिन सेक्रेटरी बने 1649 में। मौज आ गई इनकी। ब्लाइंडनेस एंड लेटर यस। अब हुआ क्या, इनकी जो एक आंख की साइड चली गई थी 1650 में, फिर भी इन्होंने वेस्ट करने से मना कर दिया। इन्हें मेडिकल वार्निंग्स मिली कि भाई अंधे हो जाओगे, मत लिखो, लेकिन इन्होंने फिर एक वर्क लिखा था, डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल। और इस वर्क के कारण क्या हुआ, ये टोटल ब्लाइंड हो गए 1652 में। ये डेट याद रखना, 1652 में ये टोटली ब्लाइंड हो गए। अच्छा, इनका एक वर्क आया डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो 1651 में। ये भी एक रिप्लाई था डिफेंसियो वेजिया प्रो कार्लो फर्स्ट का। किसने लिखा था, सालमासियस में। ये भी एक प्रोपेगेंडा वर्क था और इस प्रोपेगेंडा को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने ये वर्क लिखा। अच्छा, ये वर्क इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये आखिरी वर्क है जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अब आगे देखते हैं इनके जो की प्रोज वर्क्स हैं वो कौन से हैं। ऑफ रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड 1641 में, एरियोपेजेट का अभी बताया था 1644 में, ये भी अभी बताया था टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स 1649 में, ये भी अभी बताया था। अच्छा, ये सारा रिपीट हो गया मुझे लग रहा है। एज लैटिन सेगमेंट, ठीक है, ये रिपीट हो गया। आगे देखते हैं इनके जो मेजर पोइट्री वर्क्स हैं। पैराडाइज लॉस्ट 1667 में आया था, डेट ध्यान रखना। इसको रिवाइज किया गया था 1674 में। ये एक एपिक पोयम है और लिखी गई है ब्लैंक वर्स में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1667 में सिर्फ 10 बुक्स आई थी और 1674 में 12 बुक्स एक्सपेंड हो गया था ये वर्क। और कितनी बुक हो गई थी, 12, ठीक है। थीम इसकी क्या है, द फॉल ऑफ मैन। इसमें क्या है, एडम एंड ईव जो है उनका डिसओबीडियंस दिखाया गया है, वो डिसओबे करते हैं किसको, गॉड को। और सैटन का रिबेलियन दिखाया गया है। ये अपने ग्रैंड स्टाइल के लिए जाना जाता है, एलिवेटेड लैंग्वेज के लिए और थियोलॉजिकल डेप्थ के लिए। एक तरह से बहुत ही अच्छे से मिल्टन ने जो पूरा एडम एंड ईव ने जो डिसोबे किया था गॉड को, बहुत ही अच्छे से, और सैटन का रिबेलियन बहुत ही अच्छे से दिखाया गया। आपने अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में ये पढ़ा ही होगा, ठीक है। कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक्स इन इंग्लिश लिटरेचर। कोई भी इसको पढ़ेगा हर किसी को इंटरेस्ट आ जाएगा। इसके बाद अगला इसका वर्जन आया था पैराडाइज बिगिन 1671 में। ये सीक्वल था पैराडाइज लॉस्ट। इसमें फोकस किया गया था क्राइस्ट के टेम्पटेशन को इन द वाइल्डरनेस। सैटन क्या करता है, क्राइस्ट को टेम्प्ट करने का प्रयास करता है। उसके बाद क्राइस्ट जो उनसे रिप्लाई करते हैं, तो इसी पे ये पूरा जो वर्क है वो वेस्ट है। इसके बाद ये बहुत ही फेमस वर्क है सैमसन एगोनिस्टिस। ये आया था 1671 में। इसमें जो इजराइल का ब्लाइंड चैंपियन था सैमसन, उसकी कहानी है। एक क्लोजेट ड्रामा है। क्लोजेट ड्रामा क्या होता है, एक लिटरेरी टर्म है, इसको जान लो। क्लोजेट ड्रामा वो चीज़ होती है जिसको सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से लिखा जाता है, उसको परफॉर्म करने के उद्देश्य से नहीं लिखा जाता, वो होता है क्लोजेट ड्रामा। ये मॉडल्ड है एक ग्रीक ट्रेजेडी पे। थीम इसकी है, इसमें फाइनल डेज जो है, जो ब्लाइंड हैब्रू हीरो या इजराइल चैंपियन जो सैमसन है, उसकी कहानी है। आगे देखते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। अगर देखें तो इनकी 3 शादियां हुई थी। पहली वाइफ जो थी वो थी मैरी पॉवेल 1642 से 52 तक, ठीक है। पहले इनसे रूठी रही लेकिन दोबारा रिकंसाइल हो गई और इससे इनके 4 बच्चे थे। सेकंड वाइफ कैथराइन वुडकॉक, ये चाइल्ड बर्थ में मर गई थी। और तीसरी जो वाइफ थी ये बहुत ही अच्छे से इनके साथ हुई, एलिजाबेथ मिन्सुल। इनसे 1663 में इनकी शादी हुई थी और जब जॉन मिल्टन चले गए थे उसके बाद भी ये जीवित हुई। इनकी डेथ एंड लेगेसी की बात करें अगर, तो 1674 में नवंबर 8 इनकी डेथ हो गई थी लंदन में। सेंट चाइल्ड्स क्रिपल गेट में इन्हें वरी किया गया। और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन इंग्लिश लिटरेचर हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। डिफेंडर थे लिबर्टी, कंसाइंस, रिपब्लिकन आइडियल्स के। द लास्ट ग्रेट वेनिसा ह्यूमनिस्ट एंड अ फोररनर ऑफ रोमांटिसिज्म, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इनका जो राइटिंग स्टाइल है और जो इन्फ्लुएंसेस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये किससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, बाइबल बताया था मैंने, ग्रीक एंड लैटिन क्लासिकल लिटरेचर से, स्पेशली किसकी, होमर एंड वर्जिल की। अच्छा, एडमंड स्पेंसर जो है ऐसा माना जाता है कि वो इनके टीचर थे। कौन, एडमंड स्पेंसर। और जो इनकी अगली पोयम है उसमें बहुत ज़्यादा झलक दिखती है स्पेंसर की। ये अपनी ब्लैंक वर्स, एपिक सिम्बलीज और लैटिनाइज्ड सिंटेक्स के लिए जाने जाते हैं। एक मास्टर वेक्टोरिकल प्रोच एंड क्लासिकल एल्यूजन्स के लिए भी जाने जाते हैं। ये मास्टर थे किसके, वेक्टोरिकल प्रोच और क्लासिकल एल्यूजन्स के। एल्यूजन एक लिटरेरी डिवाइस होती है, आगे पढ़ेंगे हम इसको। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट वर्क्स इनके कौन कौन से थे। पोइट्री और प्रोज दोनों में देखेंगे। ये हमने देखा अभी, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी 1629 में आया था।
एरियोपेजिट का 1644 में, एल एलिग्रो इल पेंसरेसो ऑफ एजुकेशन कॉमर्स द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स, या रोक के पढ़ लेना, ठीक है। लाइसिडास आइक्नोक्लेस्टिस पैराडाइज लॉस्ट प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो डिफेंसियो पैराडाइज रीगेन्ड। आगे देखते हैं। द वेडी एंड इजी वे टू स्टैब्लिश अ फ्री कॉमनवेल्थ सैमसन एगोनिस्टिस। ये थे इनके पोइटिक वर्क। चलिए अब जो अगला टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है बहुत, वो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप अगर वीडियो पूरी देखते हैं, अच्छी लगती है, तो यार लाइक कर दिया करो, ठीक है। लाइक नहीं करते हो आप लोग, मुझे भी रीच मिलेगी, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और कुछ कमेंट कर सकते हो तो कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर देना। ये जो है ये हम अगली क्लास में देखेंगे, कवर करेंगे, और सारे ऑथर बहुत अच्छे से कवर करेंगे, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। चीज़ें आपको बिल्कुल भी याद नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं इतने अच्छे से समझाऊंगा, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। अगर आपने शेक्सपियर को देखा होगा, उनके पोइटिक वर्क्स जो मैंने एक्सप्लेन किए थे, मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई भी डाउट वहाँ पे नहीं रह गया होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।